हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अकाउंटेंसी का पेपर आपका लास्ट पेपर है 31 मार्च में। और इससे रिलेटेड हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन 50 MCQs लाए हैं जो पूरे सिलेबस को आपके कवर करेंगे और इससे बाहर नहीं आएगा। आपको ऐसे ही MCQs आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे। एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि अकाउंटेंसी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो जो इसके MCQs है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, थोड़ा थोड़ा उनमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, तरीके बताएंगे, जिससे आप बहुत आसानी से कई क्वेश्चन तो आप केवल देख करके बता दोगे कि आंसर क्या है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर 100 each at a premium at a certain rate of premium to be redeemed at 15% प्रीमियम। देखिए, 30,000 डिवेंचर 100 का है, यानी कि 30 लाख के डिवेंचर हो गए और 15% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। लेकिन प्रीमियम के इशू का रेट मिलता है कि इशू कितने प्रीमियम पर किया वो आपको निकालना है। कंपनी ने साल के लास्ट में P&L अकाउंट में 50,000 रुपीज फॉर लॉस एंड इशूड वेंचर राइट ऑफ किया। जो प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर उसको लॉस एंड इशू बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि किस प्रीमियम रेट पर कंपनी ने शेयर इशू किए। तो आप क्या करें, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन या डिस्काउंट एंड डिवेंचर वगैरह होते हैं, राइट ऑफ होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले, उसके बाद होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने प्रीमियम देना कितना है साल के लास्ट में। तो 30,000 डिवेंचर है, तो 30,000 का 30 लाख हो गए और इसका आपको 15% प्रीमियम देना है, तो 15/100। तो ये आ गया आपका 4.5 लाख रुपया। ये प्रीमियम आपने देना है। और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कितना किया है? 1,50,000 रुपया, ये आपने डेबिट किया है। तो आपके बच गए कितने? 3 लाख रुपए बच गए। तो 3 लाख रुपए आपने कहाँ से राइट ऑफ किया? क्योंकि 4.5 लाख रुपए का लॉस एंड इशू है और आपने तो केवल 1.5 लाख ही राइट ऑफ किया है। तो 3 लाख रुपए यानी कि जो डिवेंचर इशू किया उन पे प्रीमियम मिला होगा आपको। तो वो 3 लाख रुपए 30 लाख का कितना परसेंट होगा? 10% होगा। तो सिंपल है, तो आप इसमें देख लें, आंसर आपका सी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में, और जेड को एडमिट किया गया 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए। एक्स वाई ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, बट वुड बी देयर न्यू रेशियो। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 है। तो आप देखिए, पहले इलिमिनेशन मेथड लगाइए, जिसमें 1/6 में उनको हटा दीजिए आप। देखिए, ये तो इसमें सी का शेयर 1/5 है, तो ये नहीं होगा आंसर, ये हटा दीजिए। इसमें 2/9 है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में कुछ है। तो पहला वाला जो क्राइटेरिया था कि 1/6 में नया पार्टनर लिया, उसके बेसिस पर दो रेशियो हमने आउट कर दिया, ये नहीं होंगे आंसर, इन दो में होगा। अब दूसरा क्या है कि एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में बराबर बांटेंगे, तो इसमें तो बराबर नहीं बांट रहे हैं, यहाँ बांट रहे हैं 5/5 में, तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं। सी को एडमिट किया उन्होंने पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। सी 18,000 रुपया गुडविल के लिए लाया है और जर्नल एंट्री पास क्या की गई है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए टू बी 12 एंड 6,000। आपको न्यू रेशो बताना है। तो देखिए, जो नया पार्टनर आया सी, वो सी कितने के लाया है? 1/5 के लिए। तो ये 1/5 शेयर किससे लेगा? ए और बी से लेगा। तो कितना लेगा? जिस रेशियो में गुडविल दिया वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो यानी कि 12/18। इतना शेयर तो ये किससे लेगा? ए से लेगा। ये बनता है इनका, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 6/9। और ये बनता है इसका, देखिए, ये लेगा 6/18 इससे लेगा। ये बना 1/3। इसको भी हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 1/3, इस रेशियो में ये गुडविल जो है उनसे एक्वायर करेगा। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ए और बी के। तो ए और बी के रेशियो में से अगर इनको पहले इसके शेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1/5 इंटू 2/3। इसको जो ये ए का रेशियो, सी का रेशियो है, 1/5 का 2/3 ये ए से लेगा और 1/5 का 1/3 बी से लेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा कि कितना किससे लेगा। तो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, 2/15 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 1 और 5 3 जा 15। तो 2/15 और 1/15 लेगा। तब आपको क्या करना है, इनके रेशियो में से 2/15 और 1/15 आपने लेस कर देना है। तो ए का रेशियो देखिए कितना है? 3/5 है। इसमें से 2/15 आप लेस कर दें। 15 एलसीएम आया, 5 से काटेंगे 3 3 3 जा 9।
माइनस 15 1 इंटू 2 2, तो 7/15। अब देखिए 7 किस किस में है, 7 केवल एक ही में, बस आपको आगे निकालने की जरूरत है, यही आंसर। ठीक है, एक इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 7, तो 7/3, और ये 3/15 यानी उसका भी 1/5, तो आपको ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक का रेशियो निकल गया, दूसरे का अपने आप ही वही आएगा 5/15, आप घर में से निकाल के देख लेना, यही आएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट, बजरंगी लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 shares of 10 each issued to X for non-payment of allotment 3. First call 2, final call of 2 was not made by the company. 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 3 रुपए अलॉटमेंट 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर लिया, फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं की, यानी कि कॉल्ड अमाउंट हो गया 8 रुपया। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं मांगे तो 8 रुपया कॉल्ड हो गया। इसमें से इन्होंने 3 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, यानी कि 5 रुपया इन्होंने नहीं दिया, ये अनपेड अमाउंट हो गया। तो 3 रुपया इसने पे किया है, तो लिखा है कि ये शेयर फॉरफिट हो गया, तो 3 रुपया पर शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, ये पैसा जब्त कर दिया। अब इसमें से 800 शेयर रीशू किए, आपको बताना है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। तो देखिए जितने शेयर, जितना पैसा फॉरफिट किया शेयर का, उतना ही डिस्काउंट मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 800 शेयर आपने फॉरफिट किया, पर शेयर 3 रुपया, तो 2400 रुपीज आप इसमें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3/2 में शेयर करता है, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000, लॉसेस फॉर द पीरियड वर 60,000, टोटल अमाउंट डेबिटेड टू ए एंड बी वुड बी। देखिए न्यू पार्टनर को जब हमने एडमिट किया, तो गारंटी दी कि आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको तो 20,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो 20,000 रुपए का लॉस हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है 60,000 रुपए का, और 20 आपने उसे देने हैं, तो 80,000 रुपए आता है टोटल। ये 80,000 का टोटल लॉस ए और बी को बियर करना पड़ेगा, 60 तो हो ही गया लॉस, और 20 इसको और देने, तो इसको तो मिलेंगे इसी को भी, तो 80,000 का टोटल लॉस। तो अब देखो इसमें जिसका टोटल 80,000, अगर ऐसा है दो तीन का 80,000 है, फिर आपको बांटना पड़ेगा इससे 3/2 में। लेकिन इसमें देखो केवल इसका टोटल 24, ये 60, ये 40, यही वाला आंसर, तो सी इसका आंसर होता है। इस तरह से आप शॉर्टकट जो है लगा सकते हैं, और बिल्कुल आंसर आपका सही है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए बिजनेस इज 10%, एक बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इट हैज बीन अर्निंग 1,20,000 पर एनम फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से 1,20,000 रुपए पर एनम कमा रहे हैं, ये इनका हो गया नॉन एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 30,000, कंपनी का सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपए है। व्हाट वुड बी देयर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए पहले आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी कितनी है, अच्छा सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालनी है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको जो है 30,000 का सुपर प्रॉफिट है, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सॉरी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। तो सुपर प्रॉफिट इसमें आपको दिया हुआ है 30,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट कितना है 120, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट किधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 90,000 रुपीज आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें इंटू 100/10 करके, क्योंकि 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 9 लाख रुपए आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। आगे चलिए, अब देखिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन बेस्ड में क्या होता है, असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, तो पहले आपको चेक करना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, फिर उस स्टेटमेंट के नीचे एक रीजन होगा, यानी कि वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हुआ रीजन होगा। तो आप चाहे तो इनको बिकॉज से या सिंस लगा करके जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए असर्शन क्या है, सैलरी टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हाइल सैलरी टू एम्प्लॉयज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है, पार्टनर्स की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, और जो इम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है। रीजन क्या दिया कि पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस व्हाइल एम्प्लॉयज आर वर्कर्स, तो ये रीजन सही नहीं। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन मानी जाती है, उनको चार्ज माना जाता है कि देना ही पड़ेगा, इसलिए होता है, तो ये तो रीजन नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो अब देखिए ऑप्शन थे बोथ ए एंड आर, ए मींस असर्शन, आर मींस रीजन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आर करेक्ट नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा।
ओनली ए करेक्ट, ओनली आर करेक्ट, तो ये आएगा आंसर सी, ओनली ए इज करेक्ट, केवल असर्शन सही है, रीजन करेक्ट। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a new partner, no information is given about new PSR, then old PSR and sacrificing ratio are equal। तो लिखा है कि अगर किस असर्शन है कि किसी पार्टनर के एडमिशन के समय अगर आपको न्यू पीएसआर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो फिर जो पुराना पीएसआर होता है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। रीजन क्या है कि बिकॉज, मतलब इसका आगे जोड़ दिया आर इक्वल, because it is assumed that old partner sacrifices in their old ratio in favor of new partner। तो रीजन बिल्कुल सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ए इसका आंसर हो जाए। देखिए नेक्स्ट 9, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी टू डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन। ये ट्रू है। they because they provide more fund than anyone else, ये गलत है। तो केवल असर्शन और रीजन आपका जो असर्शन इज करेक्ट, ए, सी पार्ट हो गया आंसर, केवल ए करेक्ट है, आर गलत है। 10th देखिए, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों हो जाए। देयर इज ए लॉस ऑफ 12,000, फर्म को 12,000 का नुकसान हो गया और सी का अकाउंट डेबिट किया गया 8,000 लॉस के लिए। तो व्हाट विल बी आईओसी पेड बाय फर्म, तो बताना फर्म ने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा। तो देखिए सी को दिया है 8,000 रुपया और उसका शेयर है 1/6। तो अगर आप इसको उल्टा कर दे, रेशियो को रेसिप्रोकल कर दे, तो ये आपका टोटल पता चलेगा लॉस कितना, 48,000, 48,000 रुपए का टोटल लॉस हुआ। इसमें 12,000 का तो लॉस हुआ ही है, बाकी आपने इसमें जोड़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हुआ, तो इसमें से 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी 12,000 लॉस घटा दें तो 36,000 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। आंसर बी आ जाएगा। इफ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 73 days, व्हाट वुड बी ITR। अगर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 73 डेज हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, 365 अपॉन एज ऑफ इन्वेंट्री अगर हम करते हैं तो ITR आ जाता है आपका 5 times। तो इसका आंसर आपका पहले वाला ही होगा, ये 5 times। तो सिंपल तरीका है कि आप जब भी आपको एज ऑफ इन्वेंट्री दियो तो आप 365 डिवाइड बाय, अगर आपको डेज में दिया तो 365 डिवाइड बाई एज ऑफ इन्वेंट्री तो ITR आएगा, और अगर आपको मंथ में दिया तो 12 डिवाइड बाई एज ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। मान लीजिए 2 मंथ दिया होगा तो डिवाइड करेंगे 12 डिवाइड बाई 2, 6 आ जाएगा। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो ऑफ ए फर्म इज 5:1। व्हाट डज इट मीन, एक फर्म का टोटल एसेट और डेप्ट का रेशियो 5 होने। देखिए टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो ये होता है टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो जितना ज्यादा होगा ये रेशियो उतना ही अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि ये मतलब सॉरी अच्छा मतलब इस सेंस में कि इनको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी लॉन्ग टर्म वालों को, डिवेंचर वालों को, ये जो लोन दे रखा है जरूरत है, क्योंकि आपने पैसा ओनर्स फंड का ज्यादा लगा रखा है, बोरोड फंड का। बोरोड फंड कम है तो रिस्क जो होते हैं फेलियर के या पेमेंट के वो कम होते हैं। तो अगर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 5:1 है तो इसका मतलब अगर आपने 1 लाख ही लगाया तो 5 लाख आपने ओनर्स फंड लगाया है, तो हायर सिक्योरिटी टू लेंडर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा अपनी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी, कम होगा तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 0, व्हाट वुड बी करंट रेशियो। देखिए एक्स लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल 0 है तो करंट रेशियो क्या, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का टोटल अगर 0 आ रहा है तो 0 तभी आ सकता है जब दोनों इक्वल होंगे, है ना। मान लीजिए ये भी 10 ये भी 10 तो 0 आ जाए, तो अगर इसका मतलब है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी बराबर है, और अगर ये दोनों बराबर है तो फिर आपका करंट रेशियो इक्वल आएगा 1:1, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 20 1 ये होता है। इसका आंसर 1/1 ही आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए फर्म इज 390। एक फर्म का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,90,000 होता है, वाइल बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले 8 लाख रुपए।
इफ रेट ऑफ टैक्स इज 40%, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म। अगर टैक्स का रेट 40% हो तो बताइए कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया। देखिए आप एक सीक्वेंस समझ लीजिए कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, तब आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो 3,90,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ रखा है, इसमें से हम टैक्स और इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। तो जिस सीक्वेंस में माइनस किया आपको वापस भी वैसे ही जाना पड़ेगा, पहले आपने इंटरेस्ट माइनस किया होगा फिर टैक्स, तो अब टैक्स पहले आप माइनस करिए, तो आप टैक्स निकाल लीजिए। टैक्स की परसेंटेज है 40, 100 - 40 करो तो ये आ गया 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल, और 390 अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 390 डिवाइड बाई 6 × 4, तो 260 आपका टैक्स आता है, 260। अब 260 इसमें आप ऐड कर दीजिए, 5 थे कितना 390 में, ये आ जाएगा आपका 650। तो इसमें से इंटरेस्ट घटा हुआ है 6,50,000 में से, और इस 8 लाख में से नहीं घटा हुआ इंटरेस्ट, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। इसमें से इंटरेस्ट नहीं घटा, इसमें से इंटरेस्ट घटा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया होगा। 20 का आंसर आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज डैश अकाउंट बाय नेचर। देखिए शेयर अलॉटमेंट हो, कोई भी और अकाउंट इस तरह से जो शेयर के एप्लीकेशन के फॉलो करते हैं, सब पर्सनल अकाउंट पाते हैं। इसका आंसर बी, ये तो वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए 16 क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:1 में शेयर करते हैं, बी रिटायर हो गया और ये जनरल एंट्री पास की। तो देखिए जो जनरल एंट्री पास की गई बी के रिटायरमेंट है, इसमें बी को 20,000 गुडविल दी गई है, और 6,000 ए ने और 14,000 रुपये 14,000 रुपये सी ने दिया। तो जिस रेशियो में इन्होंने गुडविल पे किया वो इनका गेनिंग रेशियो होगा। तो आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला था, आप पहले मालूम कर लें कितना किसने दिया। तो बी का जो शेयर है वो है 2/6, और आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा डिवाइड करके। अब ये 1/3 किसने लिया है, ए ने और सी ने लिया। किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, इसने 6/20 दिया, इसने 14/20 दिया है, तो जीरो अगर हम काट दें तो 6/20 हो जाता है ये, और ये हो जाता है 14/20। इसको हम और काट सकते हैं, तो हो गया 3/10, और ये हो जाएगा 7/10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/3 × 3/10, तो ये हो गया 3/30। 1/3 × 7/10, तो ये हो गया 7/30। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ए का निकालते हैं। देखिए ए का कितना है, 3/6 ओल्ड रेशियो है, प्लस इसमें माइनस नहीं करना क्योंकि गेन हो रहा है, तो प्लस करेंगे तो 3/30 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 30, 6 5 जा 5 3 जा 15, 31 जा 1 3 जा 3, तो ये हो गया 18/30। अब 18 तो इसमें है नहीं कहीं, तो आपको बी का भी निकालना पड़ेगा। बी का था 2/6 प्लस इसको मिला कितना 7/30, तो 30 एलसीएम, तो 6 से काटेंगे 5, 5 × 2 10, तो इसका 1/6 है, तो आप इसको हटा दीजिए, और आप 6 से काटेंगे 5, 5 × 1 5 आ जाएगा, और प्लस 30 से काटेंगे तो 1 है, 1 × 7 7 आ जाएगा, तो इसका आ गया 12/30। तो इनका जो रेशियो प्रोपोर्शन बन रहा है वो 18:12, ये इसमें है नहीं, तो इसको काट सकते हैं 6 से, 3:2। तो यानी कि पहला वाला जो इसका आंसर है ये होगा 3:2। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, तरीके से करेंगे तो जल्दी काम होगा आपका। At the time of admission of a partner, goodwill is already existing in the books of the firm at a value of 20,000. New partner brings 4,000 less than the required amount. In such a case, in such a situation, goodwill written off would be. तो देख क्या लिखा है कि जब एक पार्टनर का एडमिशन हुआ तो फर्म की बुक में गुडविल 20,000 रुपए से एग्जिस्ट हो रही है, और नया पार्टनर 4,000 रुपए गुडविल कम लाया, जितनी लानी थी उससे 4,000 कम लाया, तो आपसे पूछा है कि गुडविल राइट ऑफ कितनी की जाएगी। तो इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना है कि 20,000 एग्जिस्ट हो रही है, 4 कम लाया तो 16 राइट ऑफ करें या 24 करें, ऐसा कुछ नहीं। देखिए कितनी भी कम लाया वो तो उससे करंट अकाउंट से लेंगे, लेकिन जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है वो पूरी की पूरी राइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो 20,000 रुपया पूरा राइट ऑफ करेगा। नेक्स्ट है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये अपियर हो रहा है फर्म की बुक में 40,000 रुपए से।
देयर इज ए क्लेम ऑफ 45,000 अगेंस्ट इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए WCR जो होता है वो बनाया जाता है कि वर्कर्स को काम करते हुए अगर चोट वोट लग जाए तो वहां से कंपनसेट करते हैं। तो अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर लाइबिलिटी है तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में लाइबिलिटी डालते हैं, बचा हुआ बांट देते हैं। लेकिन अगर जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे ज्यादा लाइबिलिटी है, जैसे यहाँ 40 का WCR है, 45 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो आप 40,000 WCR डेबिट करेंगे और 5,000 जो एक्स्ट्रा वो रिवैल्यूएशन से डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन तो इसमें एक ही में डेबिट हो रहा है, तो हम ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आंसर इसका डी। WCR डेबिट 40, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5 और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR पार्टनर है, 3 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आर डाइड 3 months आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। Sale and profit of previous year was 40 lakh and 6 lakh respectively. Sale in current year till R's death is 12 lakh. Profit given to R's executor। देखिए अब जब किसी पार्टी की जब डेथ होती है तो उसका जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है फॉर द पीरियड ऑफ इस सर्वाइवल, उसको निकालते हैं कैसे, या तो सेल बेसिस पर या टाइम बेसिस पर। तो यहाँ तो टाइम बेसिस बताया तो है कर 3 महीने, लेकिन आपको सेल भी दे रखे हैं कि पिछले साल इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट था, इस साल इतनी सेल है। तो आप क्या करें, परसेंटेज निकालने पहले कि प्रॉफिट कितना परसेंट है सेल का। तो 6 लाख प्रॉफिट है और सेल आपकी है 40 लाख इंटू 100। तो ये 5 जीरो आप काट, ये 1 जीरो भी आप काट। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, फिर 2 से काटेंगे 10 को 5 और 5 3 जा 15, 15% प्रॉफिट सेल पर है। करंट ईयर में सेल हुई है 12 लाख रुपया, तो 12 लाख का 15% आप निकाल लो कितना आएगा। देखिए 1 2 3 तो जीरो हो गई, 15 टू जा 30, 3 15 और 3 18, 1,80,000। अब इसमें शेयर कितने हैं जो पार्टनर आर डेथ हुई है, 1/6, तो इसका 1/6 होगा 30,000। तो आपका आंसर होगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन व्हाट वे विल यू ट्रीट द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर के अमाउंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे। कैरिड डाउन इन कैपिटल अकाउंट। देखिए कैरिड डाउन उन्हीं पार्टनर्स के बैलेंस को क्या है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस। तो डिसीज्ड पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है। ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते डिसीज पार्टनर, क्योंकि वो पैसा लेने के जिंदा का है। ठीक है। ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर, पेड टू हिम इन कैश। पेड टू हिम इन कैश, कैश कैसे दे देंगे जो जो व्यक्ति जिंदा नहीं है। एक ही हो सकता है, ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, creditor of 30,000 to stock worth 40 in full settlement of this claim, how will it be recorded। देखिए जब एक फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो एक 30,000 के क्रेडिटर ने 40,000 रुपए का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, मुझे 40,000 का स्टॉक दो, मैं मान लूंगा मेरे पूरे पैसे आपने दे दिए। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है कि अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को लेकर राइट ऑफ होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसको कुछ नहीं किया जाएगा और सीधा इसको जो है हटा दिया। ना तो क्रेडिटर को पेमेंट करके आपने शो करना है और ना ही आपने एसेट को पे करके दिखाना है। तो नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर दिस, इसलिए कोई एंट्री रिकॉर्ड। एबीसी पार्टनर है, 3 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बी रिटायर हो गया एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। देखिए 3 दो के पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 18,000 हुआ, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए कोई भी पार्टनर चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो जो 18,000 रुपए का आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। 3 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 9 6 और 3, ये पहले वाला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। Which of the following is covered under the mode dissolution of partnership firm by the order of court। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने ही बंद करवा दी पार्टनरशिप, इसमें कौन सा वाला कवर होता है। इसमें से कोई एक होगा, वो आपको बताना है। देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, नोटिस गिवन बाय पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। तो डी ऐसा पार्ट
अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अस्वस्थ मस्तिष्क का, तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है। तो डी आएगा इसका आंसर 23 में। देखिए 24, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो जो पैसा एसेट को बेच के मिलता है उसको किस ऑर्डर में यूज किया जाता है। तो नीचे चार ऑप्शन है, तो आप देखिए चार में से इसके ये दिया है, इसकी सीक्वेंस है नीचे। पार्टनर्स लोन, रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, आउटसाइड डेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप नंबर वन पर है आपका आउटसाइड डेट। तो सी वाला पहले नंबर पे, देखिए सी किस किस में, इन दो में सी है, यानी कि ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, इन दो में से एक ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा होता है पार्टनर्स लोन दिया जाता है, पार्टनर का लोन वापस करते हैं, तो ये होता है बी। तो सी के बाद बी इसमें नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो बस आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये आंसर है इसका, बी वाला। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म X, Y, and Z, WCR appears at 90,000. There is a claim of 30,000 against it. How will it be treated? देखिए जब एक फर्म डिसॉल्व हुई XYZ की, तो WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 था, उसके अगेंस्ट क्लेम था 30,000। तो देखिए यहाँ पर अलग तरह से ट्रीट होता है WCR डिसोल्यूशन के केस में, कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है और कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा पैसा बांट देंगे तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर लाइबिलिटी है तो जितनी लाइबिलिटी है उतना आप पहले रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंचा देते हैं और बाकी बांट देते हैं। ये 90,000 WCR है, तो और लाइबिलिटी आपकी 30,000 इसके अगेंस्ट, तो 30,000 रुपया आप रिलेशन में पहुंचाएंगे और बाकी 60 बांटेंगे। तो ये ऑप्शन बी बनेगा आपका, ऑप्शन बी। WCR 90, रिलेशन 30, तो बाकी 60,000 आप इक्वल पार्टनर तो इक्वल पार्टनर, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वल माना जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन आएगा बी 25। देखिए 26 में, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी एसेट इट इज ट्रीटेड एट डैश एंड डायबिटीज डैश। अब डिसोल्यूशन में अगर किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो उस एसेट को कैसे ट्रीट करता है, लाइबिलिटी का क्या करता है। तो एसेट तो ले जाती है देखो नील, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानते एसेट की, और लाइबिलिटी को पूरा बुक वैल्यू पे दिया जाता है। तो देखिए नील किस किस में, पहले नंबर पर नील दो में है, यानी कि ये दोनों तो है नहीं, ठीक है, ये दोनों है। तो इसमें एक में लिखा है लाइबिलिटी पेड नथिंग, पेड इन फुल, तो लाइबिलिटी फुल पे की जाती है, तो नील और पेड इन फुल, डी ऑप्शन होगा इसका। Realization expenses paid by firm 12,000. These are to be paid by partner X. What would be the correct entry for this? Realization expenses 12,000 रुपए हुए, ये these are to be paid by partner X. पार्टनर X को देने थे, लेकिन दिए किसने, फर्म ने। तो जब फर्म देगी तो क्या करेगी, X को डेबिट करेगी, क्योंकि X ने देने थे। X डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा X डेबिट टू बैंक, डी पार्ट होगा 27 का आंसर। देखिए नेक्स्ट, आप आइए आगे 28 में। A partner was allowed a remuneration of 12,000 to carry out dissolution of partnership firm. Dissolution of firm. He was to bear all relation expenses. Expenses of relation amounts to 12,000 rupees, which was paid by firm. देखिए क्या लिखा है, एक पार्टनर एक्स है जिसको 12,000 रुपए में रियलाइजेशन करने की जिम्मेदारी दी गई, और ये कहा गया कि आपको सारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 18,000 हुए आपको बताना है जो, और ये जो 18,000 रुपए हुए रिलेशन के एक्सपेंसेस, ये किसने, फर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो कौन सा करेक्ट है। तो देखिए जो 12,000 रुपए फर्म ने देने हैं ना एक्स को, वो फर्म का खर्चा है, तो उसको तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जो फर्म ने देने रियलाइजेशन डेबिट, ये तो 12,000 जो एक्स को देने हैं। और जो फालतू 6 देने पड़े, ये फर्म ने नहीं देने, ये किससे लेगी फर्म, ये एक्स से लेगी, तो इसको कर देंगे एक्स डेबिट 6,000 रुपए टू बैंक 18,000। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। देखिए या तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि पहले जो 12,000 देने हैं उसको दे दो, आप एंट्री कर दो रिलेशन डेबिट टू एक्स 12,000 रुपए, और फिर कर दो एक्स डेबिट टू बैंक 18,000, ये भी हो सकता है। लेकिन आप एक ही एंट्री करनी है तो इसमें ये एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया, एक्स डेबिट 6,000 टू बैंक 18,000। देखिए नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 शेयर ऑफ 50 each issued to Mr. A due to non-payment of allotment 10, फर्स्ट कॉल 15, फाइनल कॉल ऑफ 10 was not paid। तो शेयर है 50 का, और 10 रुपए की कॉल मांगी नहीं है, तो 40 रुपया कॉल्ड अमाउंट।
अब इस 40 में से देखिए अलॉटमेंट 10 और फर्स्ट कॉल 15, यानी कि 25 रुपए अनपेड है। तो पेड कितना हो गया? 15 रुपया पेड है। ये 1500 शेयर इसमें से फॉरफिट हो गए, सॉरी फॉरफिट तो 2000 रुपये, 1500 रीशू हो गए। ठीक है, और आपसे पूछा है 45 रुपये पर फुल्ली पेड मान लिया, फुल्ली पेड होगा 50 में, और आपने इशू के 45 में। आपको बोला है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में उतना पैसा जाता है जितना आपको रीशू करने पर प्रॉफिट होता है। तो आपको 15 के प्रॉफिट में से 5 तो खर्च करने पड़ गए, आपके पास बचे 10 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 1500 शेयर 10 का प्रॉफिट, तो 15,000 का आपका फायदा हुआ। आंसर भी आ जाएगा। एक्स लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दे वांटेड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 40,000। 30,000 रुपए एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। 40,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आउट ऑफ राइट ऑफ फंड है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पहले प्रीलिमिनरी को सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे फिर पीएनएल से करेंगे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, एसपीआर डेबिट 30, पीएनएल डेबिट 10 टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000। नेक्स्ट है अल्फा लिमिटेड हैड अ लायबिलिटी टू पेड आफ्टर 13 मंथ। अल्फा लिमिटेड की एक लायबिलिटी है जिसको 13 महीने के बाद पेमेंट करना है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 15 मंथ है। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर लायबिलिटी। देखिए कोई भी लायबिलिटी करंट कब होती है? या तो वो 12 महीने से पहले, बिफोर 12 मंथ्स, 12 महीने से पहले पे करनी है, या फिर अगर 12 महीने से ज्यादा है तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से कम होना चाहिए। तो यहाँ 12 महीने से ज्यादा है लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, तो इट्स अ करंट लायबिलिटी, ऑप्शन ए होगा, ये करंट लायबिलिटी मान लो। अंडर विच हेड विल यू शो अनक्लेम्ड डिविडेंड इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? कंपनी की बैलेंस शीट में आप अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी कि ऐसा डिविडेंड जो डिक्लेयर तो हो गया है, कंपनी ने देने के लिए डिक्लेयर कर दिया लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया, जो बंदा कुछ बंदों ने उसको क्लेम नहीं किया है, कंपनी को देना तो पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटी तो है, ये करंट लायबिलिटी देखिए तीनों में लिखा है, ये तो है ही नहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, बोरोइंग में नहीं है। ठीक है, इसको लेंगे करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मेजर हेडिंग है, सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी। देखिए नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अबाउट ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल कंपनी यानी कि जो फाइनेंस पैसों के लेन देन का काम नहीं करती है, कुछ बेच रही है, खरीद रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो इनकी सेल 17 लाख है, सेल रिटर्न 2 लाख है, मिसलेनियस आइटम 175 है, सेल ऑफ स्क्रैप 70, इंटरेस्ट ऑन एफडी 120, रिफंड ऑफ टैक्स 30। आपसे पूछा है व्हाट वुड बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपसे पूछा है कितना होगा। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर निकालना है अपना नॉन फाइनेंशियल कंपनी का, यानी कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का, तो सेल माइनस सेल रिटर्न प्लस स्क्रैप ये जोड़ दीजिए आप, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो इसमें सेल दिया 17 लाख और सेल रिटर्न 2 लाख, तो ये माइनस लेंगे 15 लाख और स्क्रैप 17, तो 15,70,000 ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बाकी जो ये सब दिए हुए ना, ये मिसलेनियस आइटम से इनकम हुई, इंटरेस्ट ऑन एफडी हो गया, रिफंड ऑफ, ये अदर इनकम आ गया, ये दूसरा बनता है इनकम है, इनकम साइड में ऐड अदर इनकम, उसमें ले लेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 8 लाख है, डब्ल्यूआईपी की 3 लाख है, मटेरियल परचेज का 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की 3 लाख है, डब्ल्यूआईपी 5 है। व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम? तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा? देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। तो ये एक तो लेना आपको 8 लाख, डब्ल्यूआईपी नहीं आएगा, मटेरियल परचेज 23, माइनस करना आपको मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 3, 8 और 23 31 माइनस 3 28, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो डब्ल्यूआईपी का बैलेंस रहेगा ये इन्वेंट्री में शो होगा, मेटेरियल कंज्यूम में केवल मेटेरियल रहेगा। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स आर एनालाइज्ड इज कॉल्ड। जब बहुत सारे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल, रेशियो या नॉन ऑफ। तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक से ज्यादा साल को एनालाइज करते हैं, 3 4 5 साल को, 2 साल को, 3 साल को, 4 साल 5 साल को, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। करंट रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं जब करंट रेशियो, तो इन्वेंट्री का इनमें से कौन कौन सा पार्ट होता है? लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ लूज टूल्स और स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्वेंट्री में से अगर इंक्लूड है तो। अगर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया है कि इन्वेंट्री
आपको करंट एसेट करंट रेशियो निकालना है, और लिखा हुआ है इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स या स्टोर्स एंड पे या दोनों, तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कंसीडर आइडल इक्विटी 2:1, इफ इट इज मोर देन दैट दिस इट विल बी। तो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो ये होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ये फॉर्मूला है। तो अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है तो ये आइडियल माना गया कि ये अच्छी सिचुएशन है। 1 रुपया अपना लगा रखा है, 2 रुपये उधार लेके लगा रखा है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, देखिए जितना ज्यादा ये बढ़ेगा कब, इट इज मोर देन दिस, ये बढ़ेगा कब, जब आप लॉन्ग टर्म डेब्ट ज्यादा लोगे, क्योंकि ऊपर है ये न्यूमरेटर में। तो जितना ज्यादा होगा उतना आपका ज्यादा आता जाएगा रेशियो। तो इफ इट इज मोर देन दिस इट विल बी, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो जितना ज्यादा डेब्ट कंपोनेंट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होगा उतना रिस्क आपका बढ़ता जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। तो रिस्क लेस, रिस्की, नॉट सिग्निफिकेंट, नन ऑफ दिस, तो रिस्की फॉर द फॉर्म, उतना ज्यादा रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट टोटल एसेट 20 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 8, ट्रेड पेबल 250, नो शॉर्ट टर्म प्रोविजन 150, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। देखिए शेयर होल्डर फंड क्या होता है, आपसे पूछा शेयर होल्डर फंड, तो टोटल एसेट आपको दी है। अब टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी आपको मान लीजिए ये आपकी आ गई, टोटल एसेट के बराबर हो जाएगी 20 लाख। ठीक है, ये आपकी टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी साइड में 4 चीजें होती है, लेकिन उसमें से शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट हमसे इवेल्युएट नहीं कराएंगे, तो 3 ही मानिए आप, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो अब आपको क्या दिया है इसमें, देखिए 20 लाख में से आप जो बाकी चीजें लेस कर दो, नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख है, इसे लेस कर दें आप, और इसके अलावा ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों मिलकर 4 लाख हो, ये करंट लायबिलिटी, ये 4 लाख भी आप लेस कर दें। तो 20 में से आप ये 12 लाख हटा देंगे तो 8 लाख रुपीज आपका आंसर डी आ जाएगा। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 76%, व्हाट वुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए ये एक बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है पहले कि ऑपरेटिंग, बिल्कुल सिंपल है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर परसेंटेज में हो तो मिलके 100 बनता है, और अगर फ्रैक्शन में हो तो मिलके 1 बन जाएगा। ये 76% है तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 24 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 100 होगा। इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर ये 0.76 है तो कितना होगा, तो फिर 0.24 हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। A company has a loan of 25 lakh in its capital structure. Interest on loan to be paid at 10% per annum. If the ROI of the company is 20% and tax rate is 30%, what would be gain to shareholder? देखिए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 25 लाख रुपए लोन है, और कंपनी को लोन पर 10% इंटरेस्ट देना है। कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%, यानी 20% कमाती है कंपनी, टैक्स रेट 30% है। तो आपको बताना है कि इस लोन से शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट हो रहा है। 25 लाख रुपए लोन है और 20% आरओआई, 25 लाख का 20% हो गया 5 लाख। कंपनी ने कमाए कितने इससे, 5 लाख। 10% लोन देना है, 10% इंटरेस्ट देना है लोन पर, तो 25 लाख का 10% हो गया 2,50,000, ये आ गया 2.5 लाख हो गया। तो बच गया कितना, 2,50,000। अब क्या बोला गया इसमें, 30% टैक्स रेट है, तो 30% कितना होगा, 25 75 रुपए आप टैक्स देंगे, तो ये लेस कर दे तो आपका बचेगा कितना, 175। 1,75,000 रुपये शेयर होल्डर को फायदा हो, तो आंसर इसका आएगा बी, 1,75,000। एक्स लिमिटेड इज अ फाइनेंस कंपनी, इन करंट ईयर इट रिसीव 25,000 एज डिविडेंड, इन विच एक्टिविटी विल इट रिकॉर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी मतलब जो मनी में ट्रांजेक्शन करती है, पैसा उधार लेती है लोगों से डिपॉजिट के रूप में और उसको लैंड करती है इंटरेस्ट पर। तो ऐसी कंपनी ने 25,000 रुपया क्या लिखा, रिसीव 25,000 एज डिविडेंड, इन्होंने डिविडेंड के रूप में 25,000 रुपए रिसीव किए। तो ये इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। नॉन फाइनेंस कंपनी अगर होगी ना उसके लिए तो ये आएगा आपका उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन ये फाइनेंस कंपनी है तो इनके लिए ये क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉर्मल बिजनेस है, पैसा उधार देना, उस पर इनको इंटरेस्ट मिलता है या कहीं लगा रखा उसको डिविडेंड मिलेगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। If opening balance of cash and cash equivalent is 75,300, कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश कैश मिलकर 75,900 है, क्लोजिंग बैलेंस 123,800, व्हाट विल बी नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में अच्छी बात है का आंसर आपको पहले ही पता होता है। आपकी ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग बैलेंस में जो डिफरेंस होता है वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, उनका सम जो होता है वो उनका डिफरेंस होता है। तो आप इसमें डिफरेंस निकाल ले, 123,800 क्लोजिंग है और 75,900 आपका ओपनिंग। डिफरेंस आएगा 0, 18 में से 9 गया 9, 12 में से 5 का 7, 11 में से 7 गया 47,900। तो ये अब देखिए डिक्रीज है या इंक्रीज है भी देखिए, क्योंकि ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा, तो इंक्रीज होगा, प्लस में आएगा तो आंसर आएगा, तो ये पी होगा, इंक्रीज 47,900। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, देखिए ये तो थ्योरी से रिलेटेड है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट कहाँ होगा, तो इसको अब जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसको नहीं। 2013 में जब एक्ट रिवाइज हुआ है तो वहां से इसको उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दिया गया कि कैश बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं। कंफ्यूजन होता है, बच्चे कई बार इसको दे लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज रिकॉर्डेड इन विच एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए गुडविल अगर इंक्रीज हो रही है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कहाँ लेंगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने मतलब गुडविल एक्वायर की है, ये एसेट होती है, एसेट एक्वायर करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग तब होती है जब ये डिक्रीज होती है, यानी कि राइट ऑफ किया होता है। X Limited issued 1,000 share of 10 each as bonus share to existing shareholder. Where will it be recorded in cash flow statement? 1,000 शेयर को इशू किया गया एज बोनस शेयर। अब आपको पूछे कैश फ्लो में कहां रिकॉर्ड करोगे, कैश फ्लो में जब कैश आई या फिर कैश गई, जब कैश का मूवमेंट होगा तब रिकॉर्ड होगा। जबकि बोनस शेयर जो होता है हम अपने एक्जिस्टिंग प्रॉफिट में से देते हैं, तो कोई इससे कैश का फ्लो नहीं होगा। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कहीं नहीं आएगी, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, सो कहीं रिकॉर्ड करने की, क्योंकि एक आपकी लाइबिलिटी कम हुई दूसरी बढ़ गई, तो वहीं से वहीं ट्रांसफर हुआ है, इसमें कोई रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, इट देन परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, हाउ विल इट अफेक्ट करंट रेशियो। देखिए करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, 2:1 है। आपने क्या लिखा है इसमें कि आपने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए की ऑन क्रेडिट, तो जब आप गुड्स खरीदेंगे 10,000 की उधार पर, तो इससे क्या होगा, देखिए हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इम्पैक्ट होते हैं। आप गुड्स खरीदेंगे खरीदेंगे तो प्लस स्टॉक, आपके करंट एसेट में स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन आपने उधार खरीद दिया तो साथ ही साथ करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं। जब सेम वैल्यू प्लस माइनस प्लस की जाती है जब उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका रेशियो जो है वो डिक्रीज होता है, आंसर आएगा डिक्रीज। आप इसको करके देख लेना कि 20/10 है 2 आ गया, अब 25/15 करो, दोनों में 5 जोड़ दिया तो आपका 1 के अंदर है, मतलब 2 से भी जोड़ा है। देखिए नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर एनी टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। किसी भी टाइप के ये आ रही है, मतलब इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो किसी भी टाइप के एंटरप्राइज के लिए, चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सबके लिए इन्वेस्टिंग होती है। परचेज ऑफ गुडविल, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो परचेज ऑफ गुडविल सभी के लिए इन्वेस्टिंग होती है। बाकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड, रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो नॉन फाइनेंस जो सॉरी फाइनेंसिंग कंपनी है उनके लिए ऑपरेटिंग हो जाती है। तो परचेज ऑफ गुडविल सभी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ कैश, इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिससे कोई कैश का फ्लो नहीं होता। परचेज ऑफ गुड्स पर कैश, इससे होगा। परचेज ऑफ एसेट पार्टली ऑन क्रेडिट, आपने पार्टली क्रेडिट दिया नहीं, थोड़ा पैसा नगद दिया, इससे भी होगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम बजरंगी, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, इससे भी होगा क्योंकि आप पैसा देंगे तो यही एक ही आएगा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम बजरंगी, क्योंकि उधार में गुड्स खरीदते हैं। बाई नेचर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, बाई नेचर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये बनता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे जो पास्ट ईयर्स के होते हैं, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में डाला जाता है। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 18 लाख रुपीज बाई इशूइंग फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, इट विल रिजल्ट सेम। 18 लाख का बिजनेस खरीदा और बदले में इनको शेयर दे दिए
100 रुपए का एक। तो इससे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, नो फ्लो होगा, नन ऑफ दिस। तो इससे कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि पैसा ना आया नहीं, आपके पास एसेट है और बदले में आपने शेयर दिया। तो ये बच्चों 50 आपको हमने एमसीक्यूज कराए। पूरी उम्मीद है और लगभग ऐसा ही होना कि इसी टाइप के एमसीक्यू आपको एग्जाम में मिलेंगे। इनको अच्छी तरह करिए और पढ़ाई में आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर